Hello everyone. We are introducing CA Raghuveer Singh Punia from Jaipur, Rajasthan. He is expert in his field since 1995. That means almost 25 years now. We have this opportunity and we are delighted to have his perspective on professional brand building. So very warm welcome, Mr. Punia, CA Mr. Punia. Please share your perspective on brand building for professionals. Thank you. थैंक यू धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, ब्रांड एक ऐसा शब्द है जिसका नाम आते ही हमारे दिमाग में ऐसा आभास होता है कि इसमें कुछ न कुछ खासियत होगी। हर प्रोफेशनल बॉडी का अपना एक ब्रांड होता है। जैसे लॉयर शब्द आते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ इंसान और जिसके साथ कोई भी पीड़ित है वो उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखता है। उसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक शब्द आते ही ये आता है कि ये फाइनेंशियल डॉक्टर है। डॉक्टर शब्द आते ही हमारे दिमाग में ये एक आभास आता है कि ये किसी भी तरह की शारीरिक बीमारी को ठीक कर देगा। तो यही एक ब्रांड की खासियत है कि वो नाम आते ही और हमारे दिमाग में उसके प्रति एक सम्मान और उसके प्रति एक अपेक्षा की भावना डेवलप होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खासकर हमारी प्रोफेशनल बॉडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड बार काउंसिल, इन दोनों ने ये तय किया कि ये प्रोफेशनल बॉडी है, ये इनका मेन उद्देश्य बिजनेस नहीं है। मेन उद्देश्य इनका सेवा करना है। सेवा का अर्थ ये कतई नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन उनका बेसिक मोटो है वो सेवा रहेगा। इसीलिए प्रोफेशनल को ये नहीं कहा जाता कि वो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, बिजनेस कैरी कर रहे हैं। इसीलिए वो कहा जाता है कि वो प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, ही इज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। प्रैक्टिस का अर्थ यह होता है कि वो अपना काम करते हुए अपनी जीविकोपार्जन करेगा, एक रीजनेबल पैसा कमाएगा। वो उसका मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्रोफेशनल जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, ताकि आप बिजनेस में और प्रोफेशन में एक डिफरेंस रहे और आपका कोर कंसर्न है वो जीविकोपार्जन कमाते हुए सेवा देना रहे, न कि मिंटिंग ऑफ प्रॉफिट बने। लेकिन आज के समय में हम पूरा समाज है वो अपने आप तक सीमित हो गया है और एक सोसाइटी में एक कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसकी सर्विसेज का कोर एरिया क्या है या उसकी सर्विसेज का स्टैंडर्ड क्या है, वो माउथ पब्लिसिटी से पता नहीं चलता। इसलिए ब्रांड बिल्डिंग बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जीविकोपार्जन शब्द की भी परिभाषा अब बदल गई है। पहले के समय जीविकोपार्जन का अर्थ होता था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज जीविकोपार्जन शब्द का अर्थ हो गया कि अपनी डिग्निटी के साथ रहना। डिग्निटी के अंदर हेल्थ प्राइवेट सेक्टर में चली गई, अगर जरूरत पड़े तो मैं मेरी मेडिकल नीड भी पूरी कर सकूं, प्लस एजुकेशन। मेरे बच्चों को मैं सरकारी स्कूल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो गया, मेरे बच्चों को मैं अच्छी इंस्टीट्यूट में एजुकेशन दिलवा सकता हूं। अगर बच्चे फॉरेन पढ़ना चाहें और अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहें तो वो खर्चा भी बियर कर सकें। तो आज जीविकोपार्जन का अर्थ है वो थोड़ा व्यापक हो गया है। और जीविकोपार्जन में ये नहीं है कि जैसी भी रोटी मिल गई वैसी खा ली। उसके अलावा एक घर भी चाहिए अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली, एक गाड़ी भी चाहिए और एक जो नॉर्मल एक प्रोफेशनल की लेविश लाइफ वो जी सकता है। तो इस सब के लिए उसको अपने क्लाइंट्स तक तो पहुंचना पड़ेगा, या क्लाइंट्स को ये पता लगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर सर्विसेज दे रहा है। इसलिए
आपकी अपने प्रोफेशन की ब्रांड के साथ में आपकी इंडिविजुअल ब्रांड की भी एक वैल्यू होनी चाहिए, ताकि आपके स्पेशलाइजेशन का पूरी सोसाइटी को बेनिफिट मिल सके और उसके अकॉर्डिंगली आप एडिक्वेटली रेम्यूनरेशन भी मिल सके। दैट्स व्हाई ब्रांड बिल्डिंग इज नेसेसरी फॉर ए प्रोफेशनल, whether he is lawyer or whether he is a chartered accountant। अब बात आती है कि ब्रांड बिल्डिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ धर्मेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, मेरा प्रश्न यही था कि ब्रांड बिल्डिंग के लिए एक प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। एक प्रोफेशनल को अपने टाइम का स्लॉट है वो 4 पार्ट में बांटना चाहिए, क्योंकि जिसका मेन जो कोर कंसर्न है वो उसके लिए नॉलेज एक्वायर और ए पर्सन ऑफ एमिनेंस बनना जरूरी है। अगर सूखा ब्रांड होगा तो उसकी पैकिंग तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन पैकिंग के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो वो ब्रांड कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए उसको सबसे पहले अपनी कोर कंसर्न जो नॉलेज है उसके ऊपर उसको एम्फेसिस करना चाहिए। एटलीस्ट उसको 2 से 3 घंटे अपने स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। अब नॉलेज, मैं पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। अब नॉलेज उसको कौन से सब्जेक्ट का एक्वायर करना पड़ेगा, उसको अपने जो इंटायर सब्जेक्ट्स हैं जो नॉलेज के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपेक्षा की जाती है उसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। वन इज कोर एरिया। कोर एरिया के बारे में उसको लेटेस्ट डेवलपमेंट पता होने चाहिए, लेटेस्ट जजमेंट पता होने चाहिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या कहता है, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की रूलिंग क्या कहती है, ट्राइब्यूनल्स की रूलिंग क्या कहती है, कन्वेंशन क्या चल रहा है, प्रैक्टिस क्या चल रही है, उसको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट इश्यू पता होना चाहिए अपने कोर सब्जेक्ट का। उसके बाद में आते हैं उसके अलाइड सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोर सब्जेक्ट है वो इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स की तो मेरे को ईच एंड एवरी एक्टिविटी 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का, आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हो रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या नए जजमेंट्स आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या चेंजेस आ गए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में क्या चेंजेस आ गए, लैंड लॉ से रिलेटेड रेरा के लॉ क्या कहता है, जीएसटी क्या कहता है, जो अलाइड लॉ का मेरे को जनरल वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। इन सब के लिए आपको करीब 3 घंटे रोजाना देने पड़ेंगे, जिसमें 2 घंटे आप अपने कोर सब्जेक्ट को दें और 1 घंटा आप अपने अलाइड सब्जेक्ट को देंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट आता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी हो गया, आपने बहुत ज्यादा ग्रहण भी कर लिया, लेकिन अब वो सोसाइटी के पास ग्रेजुअली धीरे धीरे जाना चाहिए। हमारी इंस्टीट्यूट ये कहती है ए प्रोफेशनल मस्ट बी इरेक्ट हिमसेल्फ। लेकिन प्रोफेशनल इरेक्ट तो हो गया, लेकिन जब सोसाइटी में उसके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को उसके एक्सपर्टीज का और उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पता चलना चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले तो हमें हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो 2 हो सकते हैं। 2 कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो सोसाइटी में से हो सकते हैं और दूसरा वो हमारी फर्टर्निटी में से भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट के हम एक्सपर्ट्स हैं उसके हमारे पास रेफरल वर्क आएंगे, जो दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो नॉर्मल हैंडल नहीं कर पाते हैं वो रेफरल्स आएंगे। तो हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्टर्निटी में पता होना चाहिए कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। दूसरा, सोसाइटी को यह पता होना चाहिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप पर्टिकुलर किस किस फील्ड में सर्विसेज दे रहे हैं, आपके ऑफिस का एड्रेस क्या है, ये पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे लगेगा, ये पता लगाने के लिए आपको अपने टाइम का करीब 25% बजट इस काम के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। 25% जो डिसाइड करोगे, सपोज आप 9 घंटे काम करते हो, 9 घंटे में से आपके 3 घंटे तो नॉलेज एक्वायर में चले गए। अब आपके पास 25% का मतलब होगा करीब 2 से 2.5 घंटे बचे। 2 से 2.5 घंटे आपको जो आपने जो नॉलेज और जो एक्वायर किया है उसको सोसाइटी में और आपके प्रोफेशनल्स में स्प्रेड करने में आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें से एक 50% टाइम आपको सोशल मीडिया के थ्रू देना पड़ेगा, 50% आपको
पर्सन टू पर्सन मीटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी एसोसिएशन, प्रोफेशनल बॉडी की जो सेमिनार, वर्कशॉप, वो सब अटेंड करनी पड़ेगी, वहां बातचीत करनी पड़ेगी। और रोजाना सोसाइटी में आपको एटलीस्ट वीक के अंदर 10 नए टेलीफोन नंबर आपको अपनी फोन बुक में ऐड करने पड़ेंगे। और वीक के अंदर 3 से 4 लोगों से आपको एक टारगेट बनाकर पर्सनली मिलना पड़ेगा। ये हो गया, 2 एस्पेक्ट हो गए। फर्स्ट, नॉलेज एक्वायर। सेकंड, जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है वो सोसाइटी में धीरे धीरे आपको फैलाना पड़ेगा। अब बात है कि आप एडवर्टाइजमेंट आपको अलाउ नहीं है, तो आपको पैसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी धीरे धीरे, ताकि माउथ पब्लिसिटी हो, आप लोगों से मिलें, बातचीत के अंदर आप उनको ये बताएं, आपके अचीवमेंट्स उनसे शेयर करें कि आपके क्या अचीवमेंट्स हैं। आप अगर किसी से भी टेलीफोन पे 5 मिनट बात करते हैं तो 5 मिनट में से एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट आपके प्रोफेशन पे होनी चाहिए कि आप अपने प्रोफेशन में क्या कर रहे हैं, नया क्या कर रहे हैं, ताकि उनको इस बातचीत में ये पता लग जाए। प्लस आप कहीं भी सोशल गैदरिंग में या पर्सनली मिलते हैं तो सपोज 1 घंटे की मीटिंग हो तो उसका भी आप बजट बनाएं कि 1 घंटे में 60 मिनट में से एटलीस्ट 15 मिनट आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट पे और आप क्या कर रहे हो इसके ऊपर बात हो। ये सामने वाले को ऐसा आभास हो या नहीं हो, सामने वाला क्या सोचता है, इस बात की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं हमारे लिए ये स्पेस बनाकर ये बात उनको कम्युनिकेट करनी चाहिए। ये मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है और ये मैं रूटीन में काम करता हूं। 2 काम हो गए। थर्ड वन, अगर हम हमारा जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो प्योरली कंसल्टेंसी है तो बात खत्म हो गई। अगर हमारा एरिया ऑफ प्रैक्टिस ऐसा है जिसके अंदर हम किसी ऑथोरिटी के सामने अपीयर होते हैं, सपोज हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंसल्टेंसी करते हैं और हमें उसमें रिजर्व बैंक के सामने अपीयर होना है, या मैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस करता हूं, या मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का काम करता हूं, या मैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम करता हूं, या मैं ट्रस्ट और सोसाइटी के सेक्शन 12 और 80G में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम करता हूं, तो जिस अथॉरिटी के सामने मैं अपीयर होता हूं उसके सामने मुझे रेगुलरली जाना होगा, चाहे मेरे पास काम हो या ना हो। और मेरे को वहां के पियोन से लेकर और वहां का जो टॉप ऑथोरिटी है वहां पर मेरी फेस वैल्यू डेवलप करनी पड़ेगी। फेस वैल्यू डेवलप करने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो मेरे से प्रभावित हो, लेकिन वो जाने, मेरी स्ट्रेंथ के बारे में जाने, वो मेरा चेहरा देखकर पहचाने कि ही इज ए रेगुलर विजिटर प्रोफेशनल। वो यहाँ आते हैं और मेरे बिहेवियर के बारे में, मेरी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, मेरे को वो देखते ही वो आइडेंटिफाई करें ही इज ए नॉन फेस। इसको अब धीरे धीरे गवर्नमेंट कुछ जगह फेसलेस एरा में प्रवेश कर रही है, वहां पर हमारी पर्सनल जो ओरा की वैल्यू है वो नहीं रहेगी, लेकिन जहां पर पर्सनल अपीयरेंस होती है वहां आपके ओरा की, आपकी बॉडी लैंग्वेज की, आपके फेस एक्सप्रेशंस की, जो आप के कम्युनिकेशन के जो पूरे आयाम हैं उनमें से आपकी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। इसलिए आपको वहां रेगुलरली जाना होगा और वहां से आपके पास काम के रेफरल्स भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। 3 एरिया हो गए। और इसके अलावा जो चौथा स्लॉट ये होगा कि आपको अपने ऊपर अपनी जिनको सॉफ्ट स्किल या अदर स्किल्स वो डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी साइकोलॉजी की समझ, आपको क्लाइंट से फीस कैसे डिसाइड करनी है, आपको क्लाइंट से फीस कैसे मांगनी है, क्लाइंट को और क्या क्या नीड हो सकती हैं आपकी कोर सर्विसेज के अलावा, और आपको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, इसके ऊपर पूरा काम करना पड़ेगा कि आप साइकोलॉजिकली। फिर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, जिसके लिए आपको अदर बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉयर हो तो आपको रोजेज इन दिसंबर पढ़नी चाहिए। आपको जो जस्टिस MC छागला की बायोग्राफी है, आज नानी पालकीवाला के ऊपर जो एडवोकेट अरविंद दातार साहब ने बुक लिखी है कोर्टरूम जीनियस, वो आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा
आपको ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला की है, मदर टेरेसा की है, भगत सिंह की राइटिंग्स है। तो आपको अपने पसंदीदा लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप ऑटोबायोग्राफीज और लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपका जो किसी भी घटना को देखने का पर्सपेक्टिव और होराइजन है वो एक्सपांड होता है। ग्रेट लॉयर राम जेठमलानी ये कहते थे कि अगर आप सोसाइटी को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो एक लॉयर और एक मैसन में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपको पूरी सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको अच्छे न्यूज़पेपर, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और उनके आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। आपको अपना इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, जिससे कि आपके इकोनॉमी के फील्ड में क्या हो रहा है। इंटरनेशनली आपको जर्नल वगैरह पढ़नी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है। तो इन जो आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप स्टडीज करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा आपको अपनी पर्सनल सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने पर या पर्सनैलिटी डेवलप करने पर पूरा काम करना चाहिए। अगर आपको इंडियन फिलोसॉफी में इंटरेस्टेड हो तो आपको विवेकानंद जी या डॉक्टर राधाकृष्णन को पढ़ना चाहिए, तो जिससे आपका समाज के बारे में एक 360 डिग्री व्यू बनेगा और आप किसी भी घटना को कोई भी ओपिनियन देते टाइम आपकी बड़ी बैलेंस्ड ओपिनियन आएगी। इसके अलावा अब बच गया लास्ट काम होता है कि आपके पास अगर किसी क्लाइंट ने कोई असाइनमेंट दे दिया तो उसकी डिलीवरी वेल विद इन द टाइम होनी चाहिए। उसके लिए अब आपका अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारे पास इतना टाइम कहां से होगा। तो एक तो प्रॉपरली अपने टाइम का बजट बनाएं और वो डिलीवरी वेल विद इन टाइम दे दें, क्योंकि असली जो आपने सब काम कर लिए लेकिन उसके बाद में अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो सब किया कराया ब्रांड खत्म हो जाएगा। तो आपको अपना जो सर्विस, जो क्लाइंट आ गए उनको डिलीवरी विद इन द टाइम और अप टू देयर एक्सपेक्टेशन डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो कोर एरिया एक ही सब्जेक्ट पर है। अब बाकी काम मैं कैसे करूं? बाकी काम करने के लिए दो मॉडल हो सकते हैं। एक तो मेरे ऑफिस में पूरी दूसरी टीम हो सकती है, मेरे पार्टनर्स वगैरह की, जिनके साथ में मैं वर्क अलोकेशन कर सकता हूं। अदरवाइज मैं आउटसोर्सिंग कर सकता हूं। आउटसोर्सिंग के भी दोनों मॉडल हो सकते हैं। वन इज अपवर्ड आउटसोर्सिंग, जो काम मैं नहीं कर सकता या जो काम मेरे लेवल से ऊपर के लेवल के हैं और वो मैं मेरे से ज्यादा सीनियर्स को आउटसोर्सिंग करता हूं। दूसरे काम वो होते हैं जो मेरे कोर एरिया के नहीं है या वो कम इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं मेरे से जूनियर लोगों को भी आउटसोर्सिंग कर सकता हूं। दोनों आउटसोर्सिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कई बार ये डर रहता है कि कहीं हमारा क्लाइंट ये नहीं समझे कि ये तो आउटसोर्सिंग कर रहा है और इससे हम काम नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं है। क्लाइंट्स भी बहुत स्मार्ट हैं और क्लाइंट्स की आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी होगी कि ये काम मैं किसी एक्स कंपनी सेक्रेटरी से जरूर करवा रहा हूं, लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी मैंने आपके लिए अप्रोप्रिएट कंपनी सेक्रेटरी सिलेक्ट किया है और आपकी बिजनेस नीड के अकॉर्डिंगली मैं ध्यान रख रहा हूं। मैं उनकी कंसल्टेंसी को आपके लिए एक तरह से कस्टमाइज्ड कंसल्टेंसी में कन्वर्ट करने का मेरा काम है। तो आपको डिलीवरी टाइम पर देनी पड़ेगी। तो इन सारी जो ये करीब 4-5 एरियाज हैं, इनमें हमारे जो करीब 9 घंटे की वर्किंग है उसको आप टाइमली बजट बनाकर आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। फिर आपको पर्टिकुलरली क्वालिटी लाइफ भी जीनी पड़ेगी साथ में, कि आपका अगर कभी मूवी का इंटरेस्ट है तो आप मूवी भी देखें, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को भी टाइम दें और इस तरह से करके आप एक ब्रांड बन सकते हैं, बड़े ब्रांड बन सकते हैं। कई बार ये आता है कि हम शुरू में ब्रांड नहीं बने, शुरू में हम रूटीन में ही काम करते रहे और हम धीरे धीरे बाद में 5 साल बाद में हम ब्रांड बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। जो ब्रांड बनते हैं वो शुरुआत से ही ब्रांड की तरह से काम करते हैं। इसके लिए मैं 1-2 एग्जांपल देता हूं आपको। मैं माधुरी दीक्षित का एग्जांपल देना चाहूंगा कि माधुरी दीक्षित के सेक्रेटरी रहे हैं, कोई मैं नाम स्लिप हो रहा है मेरे से, जो माधुरी के सेक्रेटरी रहे काफी लंबे टाइम तक। वो ये उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जब माधुरी तेजाब मूवी नहीं आई थी उससे पहले जब वो डायरेक्टर से मिलने जाती थी
तो वो ये कहते हैं कि हर हीरोइन मेरे पीछे स्कूटर पे बैठती थी, लेकिन माधुरी ने उसी दिन से मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके पीछे नहीं बैठूंगी, आप अलग जाइए। और वो अलग से ऑटो में या अपनी टैक्सी करके ही आती थी। तो उन्होंने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि मुझे मेरा ब्रांड कैसे डेवलप करना है। इन सब बातों के अलावा जब क्लाइंट आपसे मीटिंग करे तो आपके उस समय जो क्लाइंट से बातचीत होती है, उस समय उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो किसी चार्टेड अकाउंटेंट से मिल रहे हैं, जो उसका ड्रीम चार्टेड अकाउंटेंट होता है। जैसे शादी से पहले एक इंसान का एक सपना होता है कि उसकी होने वाली पत्नी ऐसे होगी, वैसे ही क्लाइंट जब आता है तो वो अपने कंसल्टेंट के लिए भी एक ड्रीम लेकर आता है कि मैं पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के ऊपर कंसल्टेंसी चाहता हूं, तो मेरा जो कंसल्टेंट है वो ऐसा होना चाहिए। तो आप उसकी अपेक्षाओं पर मीटिंग में भी खरे उतरने चाहिए कि आपके ऑफिस का डेकोरम, चाहे आपकी टेबल, आपका चेम्बर है वो 4x6 का ही क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर आए तो उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं किसी प्रोफेशनल से बात कर रहा हूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेस, आपके चेम्बर का डेकोरेशन, आपका डेकोरम अप टू द मार्क होना चाहिए। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अगर फ्री बैठे हैं तो आप अपने क्लाइंट को बाहर वेट करवाने की एक रस्म अदायगी करें, वो जरूरी नहीं है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर और आपके चेम्बर की जो अपीयरेंस से ये लगना चाहिए कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, ना कि आप आर्टिफिशियल नेस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नेचुरली ही उसको प्रोफेशनल लुक दें। बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र, एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिया सीए पुनिया साहब। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि रिसेंटली आपने कौन सी फिल्म देखी है? धर्मेंद्र जी, मैं नॉर्मली फिल्म नहीं देखता, मैंने रिसेंटली कोई मूवी नहीं देखी है। मैं नॉर्मली जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं उनके वीडियो ही देखता हूँ। अरविंद दातार साहब का वीडियो देखा है मैंने, और मेरी बुक्स पढ़नी भी ड्यू है। सेपियंस बुक है एक, हैरारी की, जो वहां के इजरायली राइटर हैं, वो मेरी पढ़ने की टू टू रीड लिस्ट में है। और मेरे दोस्त राम कुमार सिंह की एक अभी रिसेंटली बुक आई है, सुपरस्टार की मौत, वो मेरे को पढ़नी ड्यू है। और मूवी मैंने नहीं देखी, इन दिनों में कोई मूवी नहीं देखी। एक आखिरी प्रश्न आपसे है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये कन्वर्सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे डेफिनेटली वो भी बहुत मुतासिर होंगे, प्रभावित होंगे। एक आखिरी प्रश्न ये है कि आपकी प्रैक्टिसेस कहाँ पर हैं अभी? मतलब आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, वो कहाँ बेस्ड है, उसका क्या नाम है, और अगर कोई संपर्क करना चाहे तो वो किस माध्यम से आपसे संपर्क कर सकता है? देखिए धर्मेंद्र जी, हमारी इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट हमें एडवर्टाइजमेंट करने से रोकता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरी फर्म का नाम और वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरी हर जगह डिजिटल प्रेजेंस है। किसी भी सोशल मीडिया पर आप सर्च करना चाहेंगे, मेरी मेरे वेयर अबाउट्स और मेरे आइडेंटिटी वहां पर मिल जाएगी, जो भी पर्सपेक्टिव क्लाइंट होंगे। और मैं मेरे प्रोफेशनल्स को, सोसाइटी को रेगुलरली एजुकेट करता हूं। मैं इस फिलोसॉफी में विश्वास करता हूं कि एक एजुकेटेड, हमारे प्रोफेशन की ये एक ड्यूटी है कि हम लीगल एजुकेशन दें। और पर्टिकुलरली मेरा कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस है वो इनकम टैक्स है, और उसमें ट्रस्ट मेरा सबसे पसंदीदा एरिया है। और मेरे जो नेटवर्किंग है वो बॉम्बे में और एनसीआर में और चंडीगढ़ में मैं काफी काम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, एक अच्छा पर्सपेक्टिव रहा, और मैं जिस अंदाज में आपसे जुड़ा था वो आपके उसी जो एक एजुकेटिंग फिलॉसफी है कि और लोगों को एजुकेट किया जाए, उसी से मैं आपके एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज आपसे बात कर पाया। आपने एक अपना कीमती समय दिया, 20-25 मिनट, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद है कि आपसे भविष्य में फिर से भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।